दोस्तों ये दिन था 23 जून 2018। थाईलैंड के 12 बच्चे जिनका उम्र 12 से 16 वर्ष की थी, उन्होंने अपने 25 वर्षीय सहायक फुटबॉल कोच के साथ मिलकर अपने एक साथी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक अनोखा एडवेंचर प्लान किया और सारी टीम ने फैसला किया कि वो पास ही के थाम लुआंग गुफा के अंदर जाकर अपने साथी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। दोस्तों ये केव 10 किलोमीटर तक फैली हुई और 85 मीटर तक गहरी ये केव थाईलैंड की चौथी सबसे बड़ी केव है, जो कि थाईलैंड के नॉर्थ में लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर मौजूद है। और वो 13 बच्चे इसी गुफा के अंदर पार्टी करने चले गए। उन 13 बच्चों को ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये छोटा सा कदम पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है। उनको केव के अंदर गए अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि बाहर अचानक तेजी से बारिश होने लगी, लेकिन इन 13 बच्चों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि वो अब तक इस अंधेरी गुफा में 4 किलोमीटर अंदर जा चुके थे। घंटों समय बीत जाने के बाद जब वो बच्चे टाइम पर घर वापस न लौटे तो उनके पेरेंट्स भी परेशान होने लगे। और जब ये बात उनके मेन कोच को पता चला तो वो तुरंत अपने सहायक कोच के साथ अपने सभी टीम मेंबर से कांटेक्ट करने का प्रयास करने लगा, लेकिन केव के अंदर मोबाइल नेटवर्क ना होने की वजह से उन लड़कों का पता ना चल पाया। लेकिन कोच के लाखों प्रयास के बाद अंततः एक 13 वर्षीय टीम मेंबर संगपोल कॉल को रिसीव करता है और वो बताता है कि वो और उनके सहायक कोच अन्य सदस्य के साथ मिलकर थाम लुआंग गुफा के अंदर बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। ये बात मालूम होते ही तुरंत कोच भागता हुआ गुफा के पास आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कोच ने देखा कि केव के एंट्रेंस के पास उन 13 बच्चों की साइकिल और कुछ सामान तो पड़ा था, लेकिन उन बच्चों का कोई अता पता नहीं था। इसका मतलब ये है कि बच्चे अभी भी गुफा के अंदर ही हैं। वो गुफा के अंदर जाते कि तभी उन्होंने एक भयानक मंजर देखा कि केव के अंदर लगातार बारिश का पानी घुसता जा रहा है, जिसके बाद थाई के स्थानीय पुलिस के अलावा थाई के विशेष गोताखोरों को भी बुलाना पड़ा और उन्होंने आते ही सर्च ऑपरेशन शुरू भी कर दिए। कुछ घंटे बीतने के बाद रेस्क्यू टीम ने एक दिल दहला देने वाला मंजर पेश किया और उन्होंने बताया कि केव के अंदर एक पॉइंट ऐसा भी है जहां बारिश का पानी केव के छत से जा लगा है, जिसके बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया। तभी एक ब्रिटिश नागरिक वार्नोन अंसवर्थ उनके मदद के लिए आगे आते हैं। ये वही इंसान थे जिन्होंने वर्षों इस गुफा के रिसर्च करने के बाद एक मैप तैयार किया था और इस मैप से यह मालूम पड़ा कि इस केव के कुछ हिस्से काफी गहरे हैं जबकि कुछ हिस्से बहुत ज्यादा ऊंचे हैं। रेस्क्यू टीम के अनुसार अगर वो बच्चे जिंदा होंगे तो वो उन ऊंचाई वाली जगह पर ही स्थित होंगे। मैप के अनुसार ये केव 1 किलोमीटर अंदर जाते ही टी शेप के 2 हिस्सों में विभाजित हो जाता है, लेकिन सभी को एक ही बात सता रही थी कि अगर वो 13 लड़के अभी भी जिंदा हैं तो उनके पास पहुंचा कैसे जाए। एक्सपर्ट के अनुसार इसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है विशेष गोताखोरों के द्वारा पानी के अंदर से जाकर लड़कों का पता लगाया जाए। और इस खौफनाक मिशन को अंजाम देने के लिए जॉन वोलांथेन और रिक स्टेट को शामिल किया गया, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से एक साथ बड़ी संख्या में बचाव अभियानों को अंजाम दिया है। उधर बच्चों को फंसे अब तक 24 घंटे बीत चुके थे और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था बच्चों को जिंदा रहने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी, क्योंकि अगर वो बच्चे अभी भी जिंदा होंगे तो उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं होगा और ना ही सही मात्रा में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मौजूद होगा। गोताखोरों को पानी में उतरने से पहले ये जानना जरूरी था कि आखिर वो बच्चे गुफा के किस पॉइंट पर स्थित होंगे। इसमें से एक पॉइंट का नाम था पटाया बीच, जहाँ संभवतः बच्चों को होने का अनुमान लगाया गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये पॉइंट केव के डोर से लगभग 4 किलोमीटर अंदर मौजूद था। एक्सपर्ट को यह एहसास हो गया था कि ये रेस्क्यू इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें पानी के अंदर संकरा और अंधेरी रास्ता से होते हुए मैले पानी में आगे बढ़ना है। ये पानी इतना ज्यादा गंदा था कि डाइवर्स को अपना हाथ तक भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए उन्होंने गाइड वायर बिछाना सही समझा ताकि वापस आने का रास्ता आसान हो सके। अब उनके लिए केव के अंदर जाना तो मुश्किल था, लेकिन वापस आना काफी ज्यादा आसान हो गया था, क्योंकि वो रस्सी के सहारे वापस आसानी से आ जाते थे। और अब तक 72 घंटे बीत चुके थे। गोताखोरों ने एक लंबी गोता लगाने के बाद एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पानी तो नहीं था, लेकिन अभी भी बच्चों का आता पता बिल्कुल भी नहीं चल पाया था। लेकिन इस जगह पर रेस्क्यू टीम ने अपना बेस कैंप बना लिया, जिसे चेंबर 3 का नाम दिया गया। फुटबॉलर्स को गायब हुए अब पूरे 10 दिन बीत गए थे, जिसके बाद गोताखोरों ने एक लंबा गोता लगाया। बिल्कुल संकरा और 0% दिखाई देने वाले पानी के सहारे वो घंटों डाइव करने के बाद आखिरकार पटाया बीच पर पहुंच ही गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें मालूम पड़ा कि यहाँ भी बच्चों का कोई नामो निशान मौजूद ही नहीं है। अब गोताखोरों की कंडीशन ये थी कि उनके पास सिर्फ इतना ही ऑक्सीजन थी कि वो वापस चेंबर 3 तक पहुंच सके। लेकिन अभी भी गोताखोरों ने हार नहीं मानी और पटाया बीच से भी आगे निकल गए। लगभग 1 किलोमीटर और अंदर जाने के बाद डाइवर्स को कुछ आवाजें सुनाई देती है और फिर जैसे ही डाइवर्स पानी से बाहर निकलते हैं उन्हें कुछ ऐसा मंजर दिखाई देता है। Thank you. How many of you? 13. Yeah, 13. Brilliant. Yeah.
Just describe the media interest in this story. It's huge here. 네, 태국 현지에서 그 구조 장면 함께 보셨을 것 같은데요. Es lunes y que han sido muy fuertes por subsistir. Allora andiamo proprio in Thailandia. To find the boys there is a huge relief for the authorities. ये बात ने तो पूरी दुनिया को उत्साहित कर दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि आखिर उन बच्चों को अब गुफा से बाहर निकाला कैसे जाएगा। इस बात पर थाई के एक्सपर्ट ने गुफा में पानी के लेवल को कम करना ही सही समझा। तभी इस काम में एंट्री होती है दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन एलोन मस्क की, जिन्होंने बच्चों के लिए छोटी पनडुब्बी बनवाई, लेकिन बचाव दल द्वारा इसे ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि ये कठोर जहाज केव के टेढ़ी मेढ़ी रास्तों में नहीं जा सकता। और अब बचाव दल के पास फुटबॉलर्स को बाहर निकालने के लिए सिर्फ 3 ही ऑप्शन मौजूद थे। पहला कि सभी लड़कों को गोता लगाने के लिए सिखाया जाए ताकि इतनी लंबी दूरी तक डाइव करने में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन पिछले 10 दिनों से ना खाए न सोए बच्चे ये सब करने में बिल्कुल असमर्थ थे, क्योंकि वो खुद अभी अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। दूसरा ऑप्शन ये था कि पहाड़ के ऊपर ड्रिल करके बच्चों को आपातकालीन लिफ्ट से बाहर निकाल लिया जाए, जैसे कि 2010 में चिले की खनिज में काम करने वाले वर्कर्स को बचाया गया था। और तीसरा ऑप्शन ये था कि बरसात के मौसम खत्म होने तक बस इंतजार किया जाए। जब तक वो अंदर फंसे रहेंगे उन्हें बाहर से भोजन और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराया जाएगा और पानी का स्तर कम होते ही उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। और इतना सब हो जाने के बाद बचाव दल को यह एहसास हो गया था कि इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। और तभी एक नई हादसा बचाव दल को अंदर तक झंझोर देती है कि सुमन कुणाल, जिन्होंने स्वेच्छा से मदद की थी, उनकी ऑक्सीजन की कमी के कारण केव के अंदर मृत्यु हो जाती है। ये दर्दनाक हादसा ये बताती है कि ये पूरा रेस्क्यू कितना ज्यादा खतरनाक था। कोई भी रास्ता ना मिलने के बाद कुछ गोताखोरों के दिमाग में कुछ हद तक पागलपन भरा विचार आता है कि क्या होगा अगर बच्चों को बेहोश करके बाहर निकाला जाए। लेकिन इस विचार से कुछ सदस्य नाराज थे, क्योंकि इस स्थिति में उन्हें बेहोश करके बाहर निकालना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी उन्हें ये एहसास होता है कि इससे ज्यादा बेहतर और कोई विकल्प है ही नहीं। और फिर इस काम को अंजाम देने के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गोताखोरों को शामिल किया जाता है और फिर बच्चों को एक एक करके बेहोश करके उन्हें एक वैक्यूम सूट पहनाया जाता है और चेहरे पर एक स्पेशल डाइविंग मास्क भी लगाया जाता है और लड़कों के हाथ को उनके पीठ के पीछे बांध दिया जाता है ताकि डाइव करते वक्त ज्यादा परेशानी ना हो और उनकी छाती पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया जाता है ताकि बॉडी सीधी रहे और बच्चों को उनके गोताखोरों से भी बांध दिया जाता है और फिर एक एक करके इस तरीके से सभी बच्चों को अगले 3 दिनों में बाहर निकाल लिया जाता है। मिलते हैं किसी नए माइंड ब्लोइंग वीडियो के साथ, के लिए जय हिंद।